नमस्कार। आज फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस बुधवार को। जैसे कि हम हर बार अपने किसी न किसी गेस्ट को बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं थिएटर के बारे में, तो कभी म्यूज़िक के बारे में, तो कभी डांस के बारे में, कभी बैक स्टेज के बारे में। तो आज हमारे बीच हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्टेज क्राफ्ट के टीचर अरुण कुमार मलिक जी। आज हम जानेंगे कि उन्होंने अपने थिएटर की शुरुआत कैसे की, कहाँ से की, किस तरह से स्टेज क्राफ्ट से जुड़े। तो चलिए मिलते हैं अरुण कुमार मलिक जी से और उनसे बातें करते हैं, थोड़ा गपशप करते हैं, गपशप मारते हैं। और किसी के मन में कोई भी जिज्ञासा हो स्टेज क्राफ्ट के बारे में जानने की, पूछने की, तो उन सभी का स्वागत है। वो आए और अपने क्वेश्चन रखें और अरुण मलिक जी से वो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं अरुण मलिक जी को बुलाता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। ये वो आज उन्होंने हमें समय दिया है। तो चलिए मिलते हैं अरुण कुमार मलिक जी से। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है आज के गपशप में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया, समय दिया। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। आप तो वैसे भी एनएसडी के पास आउट हैं, तो एनएसडी के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि आप थिएटर से किस तरह से, कैसे जुड़े। आप उड़ीसा से हैं, तो उड़ीसा के जब आप थिएटर कर रहे थे तो किस तरह का थिएटर होता था और आपको वहाँ थिएटर करने में कितना मजा आया और कैसे लोगों के साथ काम किया, उसके बारे में शुरू करते हैं वहाँ से। मेरा रंगमंच जो है वो उड़ीसा में अपने गांव से ही शुरू हो गया था। बचपन से ही मैंने रंगमंच करना शुरू, मतलब अभिनय करना शुरू कर लिया था। और उसके साथ साथ तो मैंने क्राफ्ट और आर्ट, इन सारे चीज़ों को बचपन से एक साथ, मतलब उसको एक साथ, मतलब अपने साथ लेते हुए आ रहा हूँ। जब मैं मतलब क्लास 3rd में था गांव में। अब ऐसा देखा जाए तो उड़ीसा जो है वो कल्चरली बहुत रिच है। और मैं जब क्लास 3rd में था तो हम लोग गीत नाट्य, हमारे वहाँ पे एक फोक फॉर्म है गीत नाट्य जी। तो यहाँ पे, और वो गीत नाट्य बाहर जैसे गांव में क्लब है उनके होता था। और ज्यादातर जो है हमारे स्कूल में गणेश पूजा, सरस्वती पूजा के समय में, और ये स्टूडेंट, मतलब जो छात्र है उनके द्वारा ये इसका मंचन किया जाता था और उसमें हम लोग भाग लेते थे। हम क्लास 3 के पास था, उस समय छोटे छोटे कैरेक्टर हम लोग करते थे और उस समय इतनी समझ होती नहीं थी। लेकिन देखने के लिए मेरा जो बड़े बच्चे हमारे, उसमें 2 भाग में डिवाइड होता था। छोटे बच्चों का परफॉर्मेंस अलग होता था और बड़े बच्चे 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास के परफॉर्मेंस जो है अलग होता था। और हमें थोड़ा-सा इतना हल्का लिया जाता था, छोटे बच्चे हैं, नहीं कर पाएँगे, इसलिए थोड़ा-सा लाइटली लिया जाता था। लेकिन मैं शुरू से ही उसका परफॉर्मेंस देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट करता। जी। तो उसमें क्या होता था कि जैसे और हम क्या करते थे, स्कूल जो ओपन फील्ड होता है, उसमें हम लोग अपना घर से बोरियां लेके आगे बिछा के रखते थे, वहाँ हमें बैठना है, वो जगह और कोई ना ऑक्युपाई कर ले। तो ये इसमें क्या होता था कि वो हम परिवार के लिए हम बताते थे कि वहाँ पे और कोई पसंद नहीं था। तो ये सबसे बड़ा साधन था। क्योंकि सिनेमा हॉल वगैरह बहुत बात की बात है, तो हमारे लिए यही सब एंटरटेनमेंट। तो जब घर वाले सब आते थे मैं, लेकिन मेरा दिमाग अकेले घर में बहुत मतलब पापा तो शहर में रहते जा रहा है। तो पहला स्टेज से तो लेके चला जाता था। और वो क्या होता था कि सेकंड स्टेज में ऑडियंस को दूर दिखाने के लिए कि हाँ वो देखो लेके जा रहा है, तो वहाँ पे तो डबल स्टेज में लेके जा रहा है। फिर उधर अपने थर्ड स्टेज में अपने दिमाग में बैठने लेके जा रहा है। अब वो ऐसे सजाया गया है स्टेज
मतलब आप ऐसे फ्रंट में देख रहे हैं, आपके थोड़ा सा दूर डबल स्टेज में और उससे दूर ट्रिपल स्टेज। तो मतलब आपके जो हम जो बोलते हैं व्यू क्रिएट करते हैं, प्रोस्पेक्टिव व्यू, तो वहाँ पे उस हिसाब से देखते थे ऑडियंस का डिस्टेंस कितना हो और बहुत दूर दिखाएं और बहुत सारे इल्यूजन हम क्रिएट कर पाए, वो कितना दिक्कत। तो इस तरह का इन्होंने मतलब मैं क्या करता था, वहीं पे रहता था, जैसे राम ने तीर मारा तो वो तीर जाता था और डबल स्टेज में जाते हैं, फिर मतलब जाके ना उधर से ट्रैवल करना, तो या कोई विमान मतलब बुक करके जाना, ये सारी चीजें पीछे बहुत मतलब जितना ऑन स्टेज एक्टर नहीं होते थे उससे ज्यादा जो ऑफ स्टेज के जो लोग होते थे वो बहुत ज्यादा होते थे और ये सारी टेक्निकल लोग करते थे। और उसके साथ साथ जब इसका शुरू होता था तो मास्क मेकिंग, गदा बनाना, धनुष बनाना, सारी चीजें और मेकअप करना, इन सारे चीजों को मैं वो तो अच्छे से देखता था बैठ के पीछे से जाके। तो इसका असर मेरे बहुत ज्यादा रहा। वही फिर मैंने हमारे वहाँ पे हमारे त्योहार होते हैं, त्योहारों में हमारे जो कार्तिक के पूर्णिमा एक महीने तुलसी चौरा के आगे बहुत चलता है, सुबह सुबह उठ के अब कुछ प्रकार के लोग जो मन में आए वो भाग लेते थे, वो करते थे। मतलब करने में रंगोली बनाने भाग लेते त्योहार में जैसे वही तो बना तो बना के या नदी में बाहर अलग अलग तरह से खूबसूरत आप बना सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे मेरे साथ जैसे हमारे 12 महीने मेरा पर्व हमारे यहाँ पे कितना कुछ करने को होता था हमारे जो है हमें मतलब सपोर्ट मिला इन चीजों का और ये आर्ट और एक्टिंग के प्रति इंटरेस्ट रहा है। जी। फिर जैसे मैं पढ़ाई भी उनमें शामिल होता था, बनाता भी था, ठीक है। तो अब धीरे धीरे इन चीजों के प्रति मेरी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ती गई। उसके साथ साथ हमारे वहाँ पे बहुत सारे त्योहार होते हैं, तो हर त्योहार में कुछ ना कुछ करने के लिए होता है। जैसे नाव बनाना, अगर कार्तिक के पूर्णिमा में हम नदी में नाव बहाते हैं तो नाव को अच्छे से सुंदर बनाना है और इसको बना के बहाना है। उस पर जो तुलसी चौरा के पास कार्तिक पूर्णिमा में 1 महीना पूरा हम लोग रंगोली बनाते हैं। तो इस तरह का आर्ट वर्क और कुछ कल्चर, ये सब चीजें हमारे कल्चर में मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ करते हुए मतलब किसी को मौका मिला तो इसमें से हम करते इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मेरा जागा और इसी तरह यही आर्ट वर्क करते हुए बढ़ा। और मैंने फिर फाइन आर्ट अपना मतलब पढ़ाई शुरू किया। तो फाइन आर्ट्स में जब आया तो तब तक मतलब इस तरह का गांव में मैं या गांव में क्लब में नाटक करता था, गिट्टा करता था। हाँ, तो जैसे ही मैं मतलब कॉलेज में आया तो फिर हमने क्या किया, आर्ट करते करते खंडगिरी केव की तरफ जाते थे। खंडगिरी गुफा जो है तो वहां पे हम लोग को स्केच करना होता था, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट आते थे। हमें फाइन आर्ट के लिए हमें स्केचिंग वगैरह करने का टाइम मिलता था या नेचर स्टडी करना होता था तो हम वहाँ जाते थे। तो वहाँ मैंने देखा हमारे एनएसडीएम पास आउट जो है सूर्य महांती जी, उस समय मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन वहाँ कुछ बच्चों को लेके वो कुछ ऐसे ऐसे हरकतें करते थे जो मुझे समझ में नहीं आता था। तो हरकतें मतलब वो मेरे लिए मतलब अद्भुत था, ये पागल जैसा से क्यों कर रहे हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई झोंक के भोंकने रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन मेरे लिए एक अच्छा था कि मुझे
मतलब स्केच मिल जाते थे कि ये लोग कहीं जाएंगे नहीं, ये लोग यही परमानेंट है, तो कैसा होगा कैसा होगा जो ये तो मुझे स्टडी करने के लिए ज़्यादा मिल जाता था। तो बैठे-बैठे मैं चेक कर मतलब उनका आता था और धीरे-धीरे क्या होता था कि जब मैं उनको समझने लगा और मैंने उनके साथ जब उनके आर्टिस्ट आते थे, क्या बनाया, क्या बनाया? अरे वाह! बहुत अच्छा बनाया। मैंने उनको सवाल किया, आप क्या करते थे यहाँ पे? ये पेड़ पे क्यों चढ़ रहे हो? यहाँ पे चिल्ला क्यों रहे हो? इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? तो धीरे-धीरे नहीं हम ये एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब एक्टिंग तो आप भी करते हो भाई, हम तो ऐसा कभी नहीं किए ज़िंदगी में। ना ये एक ऐसा बहुत बहुत मेहनत दिया जाता है इसमें। तो वो जो पहला मैंने सुना कि यार ये एक्टिंग को मतलब प्रोफ़ेशन के तौर पे और इस तरह का प्रोफ़ेशनली मतलब ये सब सिखाया जाता है, ये मैं पहली बार जाना। फिर मुझे धीरे-धीरे वो काम करने में मज़ा आया और मतलब स्केच करता था, हर रोज़ आके वहाँ बैठ जाता था, मेरा नहीं तो मैं आके बैठ जाता था, वो लोग देखते थे। एक दिन मैंने वहाँ के मतलब सूर्य महांती को पूछा कि सर मैं आपके थिएटर जॉइन कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ, कर सकते हो क्यों नहीं? आओ। तो फिर मैं दूसरे दिन आता था, सर मैं आ गया हूँ। ठीक है, बैठो। ऐसा मैं हर रोज़ आता था, स्केच करता था, बैठता था, जाता था। मुझे कभी वो मतलब ये सब काम करने के लिए कभी नहीं बुलाते थे। मुझे समझ में नहीं आता, मैंने बंदे से बात कर लिया और मुझे काम करना है और उनके साथ जो सब लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है, तो फिर मुझे बुला भी नहीं रहे हैं, खाली बैठो, आओ, बैठो। 1 महीने से ज़्यादा उन्होंने यही किया। अब मुझे मतलब फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, बंदा मुझसे चाहता क्या है? मतलब ये अंदर चल जाता है, ऐसा मतलब रिस्पेक्ट बहुत है उनके लिए। तो एक दिन सर मैं एक्चुअली में करना चाहता हूँ, आप मुझे ये मौका दोगे या नहीं? हाँ, हाँ, ठीक है ना, आप देख रहे हो ना, आओ। हाँ, तो आप तो सीख ही रहे हो ना? तो मुझे समझ में नहीं है क्या मतलब होता है कि आप सीख रहे हो, काम कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ और मैं सीख रहा हूँ। तो एक दिन उन्होंने फिर अब ये पेड़ मतलब वहाँ पे पेड़-पौधे पे चढ़ने के बाद गुफा के ऊपर, पहाड़ के ऊपर वॉइस एंड स्पीच प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने थिएटर के अंदर लेके गए और मुझे बुलाया कि आ। और वहाँ उन लोगों का रीडिंग वगैरह हो रहा था, सब बैठा के सुनाया और उनमें कैसे उनके वॉइस एंड स्पीच और इन सारी चीज़ों को लेके बात कर लेती, डायलॉग मॉड्यूलेशन लेके बातचीत हो रहा था। अब मुझे समझ में आ रहे बाप रे! ये तो कुछ अलग ही मामला है। फिर धीरे-धीरे मैं उनके साथ जुड़ता गया और मैं उनके थिएटर में जॉइन किया और 2 महीने के बाद उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया। और मैंने धीरे से मतलब जैसे-जैसे मैं चीज़ों को अपनाता गया, वो उन्होंने ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर और ज़्यादा देते गए और अच्छा से मैंने अपना वो किया मतलब मैं फाइन आर्ट्स में भी पढ़ता था, उसके साथ-साथ मैं यहाँ आके थिएटर में खत्म करके यहाँ थिएटर भी करता था। तो ऐसे ही मेरा चलता रहा और मतलब फिर धीरे-धीरे मुझे काम मिलने लगे इंडस्ट्री से एक्टिंग के लिए काम मिलने लगे, सीरियल और फ़िल्म वगैरह सब वहाँ पे में काम मिलने लगे और मेरे अपने ऑडियंस भी बन गए वहाँ पे थिएटर के। तो इस तरह का मैं काम करता रहा। बैक स्टेज में भी सारा काम मैं ही करता था, ऑन स्टेज में भी मैं मेन लीड रोल में भी काम करता था। तो ऐसे करते-करते आपके घर से आपको परमिशन मिल गई थी आराम से कि आप थिएटर करें? एक्चुअली मेरे घर वाले मतलब ये मतलब क्योंकि मेरे पापा बड़े पापा ये थिएटर रहे हैं। ये बचपन में ये लोग थिएटर करते थे, जैसे बिपिन आचार्य करते हैं, स्कूल में ही करते थे। लेकिन जैसे-जैसे वो लोग पढ़ाई-वढ़ाई के बाद उन्होंने जॉब किया तो चीज़ों को छोड़ दिया। इसलिए मेरे पापा आज तक मुझे कभी पूछा नहीं कि कैसे क्या वही। लेकिन हाँ, उनको ये विश्वास था मेरा जो बेटा सही कर रहा होगा। तो इसी विश्वास के साथ मैंने उनके मतलब विश्वास को
मतलब वैसे ही जीवित रखा और मैंने अपना काम करता गया और आज यहाँ पहुँचा हूँ। वहाँ पे मेरा एनर्जी आने का एक सफर अलग था। मैं थिएटर कर रहा था, एक बार रॉबिन दास जी का व्हाट्सएप चल रहा था एनएसजी की तरफ से। तो मुझे पता उन्होंने स्टूडेंट खंडगिरी छोड़ दिया था कि आप को लेके गए थे, तो आप जाओ वहाँ पे स्टेज वगैरह करो। तो मैं वहाँ पे था, तो ये लोग सब गलत सलत बना रहे थे, तो मैंने उनको थोड़ा गाइड किया। तो इन लोगों को अच्छा लगा, मतलब ये बहुत अच्छे से बता रहे हैं, तो इन्होंने स्टेज ला के रॉबिन सर को दिखाया। तो रॉबिन सर ये किसने बताया आप लोगों को? तो उन बच्चों ने मेरा नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आज से इन लोगों के साथ रहोगे। तो ऐसा ही मैं उन लोगों के जहाँ ये लोग जाते हैं कहीं सैंड सिखाता रहा, मैं गाना गाता था, सारी चीजें मैं ऑलरेडी कर चुका था। मेरे गाना गाने का जितना मतलब उसमें गाना फाइट सब कुछ, तो ये सारी चीजें हमने सीखे हुए थे ऑलरेडी। तो इसी हिसाब से जब जहाँ उन लोगों का जो भी क्लासेस होते थे, मुझे जहाँ मौका मिलता था मैं कुछ ना कुछ उनको बताता था। और एनएसजी के कुछ और भी सीनियर टीचर तो नहीं, मतलब पास आउट जाते थे, तो जो मुझे जानते थे उन्होंने मुझे थोड़ा सा कमेंट किया। तो बोला तुम पढ़ा रहे हो यहाँ पे इन लोगों को? मैंने नहीं, ऐसे ही सिखा रहा हूँ कुछ। तो उन्होंने एक शब्द ऐसा कहा, मुझे बहुत बुरा लग गया। वो शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने तय कर लिया कि मतलब मन में चला कि ये जो एक्टर जो लोग आए हैं उनको ना, मतलब ये मेरा मन का बहम था, मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन उस समय जो चल रहा था मैं वो भी बता रहा हूँ कि इन लोगों को ड्राइंग बनाना नहीं आता, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। इन लोगों को ढंग से गाना नहीं आता, मैं गाना गा रहा हूँ। इन लोगों को नाचना नहीं आता ढंग से, मैं नाच रहा हूँ। फिर मेरी कमी क्या है जो मैं का बोल के चला गया, उनके लायक नहीं हूँ मैं। तो मुझे ये जो झटका लगा, फिर मैंने एनएसजी के बारे में और अच्छे से कलेक्ट करके और मैंने फिर एनएसजी अप्लाई किया और जम के मैंने अपने रूम में मेहनत किया और 15 दिन 16 दिन मैंने सूरज तक नहीं देखा। मैंने घर के अंदर ही दरवाजा बंद करके मैंने प्रैक्टिस किया, क्योंकि मेरी सबसे कमजोरी जो हिंदी थी, अभी भी कमजोरी है, आप समझ रहे होंगे। लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की और इंटरव्यू में मतलब जब आया देखा वहाँ पे बहुत सारे टीचर बैठे हुए हैं, 15-20 लोग। अंदर घुसते ही रॉबिन सर भी थे। तो मैं जैसे घुसा, रॉबिन सर अपना चेयर घुमा लिए, फिर प्रश्नों के बाण चलने लगे। तो पहला सवाल था कि आप आज का न्यूज क्या है? तो थोड़ा बहुत मुझे पता था जो मैंने बता दी। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप इनमें से किन किन को जानते हो? मैंने ये तो नहीं देखा था, इन किसी को भी, खाली रॉबिन सर के सिवा मैंने किसी को नहीं जानता था। तो मैं ना यहाँ तक कि जो हम लोगों को ब्रोशर वगैरह मिलता है वगैरह, उसमें भी डायरेक्टर वगैरह का फोटो रहते हैं, मैंने उसको भी नहीं देखा था ढंग से। लेकिन मैंने बहुत लोगों के नाम रटा हुआ था। मैं जैसे बताया, मैंने नाम बताता चला गया। तो उन्होंने कहा कि इनमें से कौन कौन है उनको बताओ। मेरा मतलब अब दिमाग काम करना बंद कर दिया। फिर एक क्वेश्चन आया, इनमें से डायरेक्टर कौन है? मैंने बता दिया देवेंद्र राज अंकुर है, लेकिन वो है कौन बताओ? मैं नहीं पहचानता था। लेकिन इस तरह का बहुत सारे सवाल हुए और मुझे यहाँ क्वेश्चन भी किया गया कि आप फाइन आर्ट्स से हैं, आप इसमें मतलब आपके जो डिग्री वगैरह वो बहुत अच्छे हैं, आपके मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे हैं,
और फिर आप एक प्रोफेशन को छोड़ के दूसरे ये प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हो? बिल्कुल। तो मैंने उनको यही कहा कि मुझे इन प्रोफेशन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा, खाली एक अंतर दिख रहा है। जैसे अगर मैं फाइन आर्ट में कलर को बैलेंस करता हूँ, तो मैं उसमें कलर बैलेंस कर सकता हूँ। मैं अगर फाइन आर्ट्स में को मतलब सजा सकता हूँ, ड्राइंग कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। कंपोजिशन कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो सारी चीज़ें एक हैं, लेकिन 2 चीज़ जो है, एक तो यहाँ पे हम जो एक्सप्रेशन फिक्स कर देते हैं फाइन आर्ट में, यहाँ पे वो हम लाइव परफॉर्मेंस करते हैं और एक एक्सप्रेशन चेंज होता रहता है। दूसरी बात है कि अपना एक्टर जो है, हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन फिक्स छोड़ देते हैं यहाँ पे पेंटिंग में, लेकिन एक्टर क्या होता है ऑन द स्पॉट, वो वहाँ पे मतलब उसको पता नहीं पीछे क्या होगा, पीछे क्या हुआ है, आगे क्या होगा, ये सब कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उसको वर्तमान में जीना होता है। वो जितना भी डायलॉग याद करके आए, कुछ मिस्टेक भी हो सकता है, उस समय कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो चीज था, वो एक हमें मेरे लिए नया होगा, और मैं अगर एक्टर के तौर पे इन चीजों को और ज्यादा जानना चाहता हूँ, यही कहना था। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, फाइनल में आया, पढ़ाई किया। जब यहाँ आया तो मेरे लिए जो मेरे मन में जो भ्रम था, वो सारा भ्रम टूट गया। जब देखा यहाँ तो हर चीज में पढ़ाई है, हर चीज की अलग किताबें हैं, अलग एक्सरसाइजें हैं। तो मैं तो सोचा था एक छोटा सा पॉन्ड है, लेकिन ये तो समुंदर है। कहीं मैं गलत बह के गलत जगह पे तो नहीं लग जाऊंगा। एक प्रोफेशन को मैंने ऊंचाई तक छू लिया था, और यहाँ तो मैं एक तरह से नए तरह से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा नर्वस था। लेकिन मैंने जी जान मेहनत करके, आप लोग भी थे उस समय, तो मैंने बहुत मेहनत करके, तो मैंने एनएसजी की मतलब पढ़ाई कंप्लीट की। और उसके बाद मैंने पढ़ाई करते समय मैं कुछ चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि हाँ पूछिए। है ना, एनएसडी में जब आप आए या एनएसडी से पहले हाँ, भी, तो आपने स्टेज क्राफ्ट या डिजाइन या डायरेक्शन नहीं चूज किया, आपने एक्टिंग चूज किया। तो बिल्कुल चूज करने के पीछे क्या कारण था कि मतलब आप चाहते तो आप डिजाइनिंग को ही चूज करते, उसी को आगे ले जाते, लेकिन आपने एक्टिंग चूज की। तो एक्टिंग क्यों? हाँ, एक्चुअली क्या है कि मैं ये सारी चीजें तो ऑलरेडी कर चुका था, और एक्टिंग के लिए मेरे बचपन से थे ही, तो मैं कर रहा था। और यहाँ पे मैंने सीरियल फिल्म वगैरह शुरू कर दिया था उड़ीसा में, तो एक चस्का लगा हुआ था, और थिएटर के भी मेरे अच्छे ऑडियंस थे। तो एक चस्का लगा हुआ था, मुझे एक्टर बनना है, इसीलिए मैंने एक्टिंग लिया। लेकिन जब सेकेंड ईयर में आया, मैंने एक्टिंग ले लिया, मुझे पूछा गया आप एक्टिंग क्यों ले रहे हो, आपके पास इतने सारे चीजें हैं, आप डिजाइनर बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो, आप एक्टिंग क्यों ले रहे हो? बिल्कुल, वही क्वेश्चन तो मेरा भी है, सेम क्वेश्चन। हाँ, तो मैंने यही उनको कहा कि सर, मैंने ये फाइन आर्ट जो है वो ऑलरेडी 5 इयर्स करके आया हुआ है, और इन चीजों के प्रति मैं मतलब जो है मैं ज्यादा मेरे पकड़ है, लेकिन मेरे एक्टिंग में इतना पकड़ नहीं है, और मैं एक्टिंग के बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ। और मैं भी ये चीज जो है, मेरा जो डिजाइन और है, तो मैं भी मेरा एक्टिंग को अगर अच्छे से जानूं, तो मैं भी ये मुझे हेल्प कर जाए एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अगर उन चीजों को, मुझे ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। फिर मैंने मतलब एक्टिंग में कोर्स किया, और एक्टिंग पास आउट मुझे समझ में आ गया कि हम कई सारी चीजों को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि स्टेज क्राफ्ट है, स्टेज क्राफ्ट कहने से खाली जो कि क्राफ्ट होगा या प्रॉपर्टी मेकिंग होगा, ये नहीं है। स्टेज क्राफ्ट आपने बहुत सारी चीजों को समझाता है, जैसे आपके कॉस्ट्यूम आ जाता है, लाइट्स आ जाते हैं, स्टेज, प्रॉपर्टी, तो ये सारी चीजें को मिला के मेकअप, हाँ,
तो इन सब चीजों को मिला के वो स्टेज शाफ्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज की मुझे थोड़ा सा लगा कि 2-3 सब्जेक्ट जो है, मतलब एनएसजी में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन बाहर शायद मैं अपने स्टेट में हो या जितना मैंने वहाँ पे दिल्ली में अपने जहाँ जहाँ मेरी पहुंच थी, मैंने देखा थिएटर वगैरह, तो उसमें मुझे ये नजर आ रहा था कि हर कोई एक्टिंग करना चाह रहा है या कोई डायरेक्टर साउथीदा एक बहुत अच्छी बात बोले, साउथीदा भी है तो कह रहा है हाँ, कि रेपर्टरी में सोलो किया था, उसमें अरुण का सारा फोकस जो था स्कल्पचर में ही चला गया था जब सोलो किया था। ये बिल्कुल सही बात है। तो शायद मैं उस समय बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही बोल रहा था कि जब मैं बाहर आया तो देखा तो 2-4 सब्जेक्ट जो है उसके प्रति लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं है, और बाहर थिएटर में भी ये चीजें बताई नहीं जा रहा। जैसे मेकअप को कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्राफ्ट को कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसके प्रति लोगों का मतलब मैं भी जैसे एनएसजी में सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो भी है हमारे थिएटर ग्रुप से, तो वहां पे भी ये पढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन चीजों के प्रति शायद मतलब इनकी लापरवाही हो या अनदेखी हो, जिस वजह से, क्योंकि हमारे जो ये हमारे इंडियन कल्चर में जो नाट्य शास्त्र से लेकर हमारे जितने भी पुराण मतलब रामायण महाभारत से लेकर जितनी सारी चीजें, इन सब में हमारे मतलब नाटक और इसके बारे में जितने सारे चीजें मतलब दिया गया है, मतलब जैसे मैं नाट्य शास्त्र को बताऊं, जैसे कॉस्ट्यूम को लेके, मेकअप को लेके और ज्वेलरी को लेके, ये सारी चीजों को लेके इतने अच्छे से वर्णन किया गया है। हाँ, मतलब आर्य अभिनय में। तो लेकिन यहाँ पे हम जहाँ इतने बड़े दर्जे में हम उसको देख रहे हैं, नाट्य शास्त्र में उसके बारे में है, लेकिन हम इस समय थिएटर में क्या कर रहे हैं? क्या इस सब्जेक्ट को हमें इतना रेस्पेक्ट देना चाहिए, उस ध्यान देना चाहिए उस सब्जेक्ट को, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने उसके प्रति एक इमेज क्रिएट किया हुआ। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं वो बता रहा हूँ। पास आउट होने के बाद जब मैं कहीं मेकअप करने जाता था, तो उनके बिहेवियर से मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं खुद एक्टर भी था। जब बुरा लगता था ये कि यहाँ ब्रेक लगा दो, मेकअप कर दो, ब्रेक लगा दो, ये बिहेवियर थोड़ा सा मुझे हजम नहीं होता था, और ये मुझे हर जगह फेस करने को मिल रहा था। मेरा एक सवाल उस सबसे है कि जब हम कोई स्क्रिप्ट उठाते हैं, हम मतलब कॉस्ट्यूम डिजाइनर को देते हैं, लाइट डिजाइनर को देते हैं, सेट डिजाइनर को देते हैं, हम में से कितने डायरेक्टर हैं जो प्रॉपर्टी डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट को स्क्रिप्ट दिया हो कि आप लो और इसके बारे में आप चर्चा करो, कि हमसे आके चर्चा करो, नाटक देखो, रिहर्सल देखो, और आप खुद उसको मतलब उस कैरेक्टर को बनाओ और प्रॉपर्टी को बनाओ। तो वो सब बहुत कम डायरेक्टर, जो पुराने डायरेक्टर है वो कुछ लोग करते हैं, लेकिन यंग जनरेशन तो बिल्कुल नहीं करते। उनको एक्टिंग और डायरेक्शन से मतलब, तो वो चीज बार बार खटकता, जब मुझे लगता था कि ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है, मिसबिहेव हो रहा है, शायद इस प्रोफेशन को। फिर मुझे लगा था क्यों ना अपना, मैंने यही होता है कि मेरे बच्चे में गिट हो रहा हूँ और मैंने ठान ली कि मैंने कुछ करके ही रहना है। तो फिर मैंने मेकअप सीखने के लिए मैंने बाहर यूके में चला गया, तो वहाँ एडवांस मेकअप भी सीखा। लेकिन वहां जब गया, वहां मेरे लिए और एक ये था कि जब वो मेरा काम देखते थे, वो काम को देख के पागल होते थे खुशी से, ये बंदा इतना बढ़िया काम कर रहा है, और मैं उनके मटेरियल्स देख के पागल हो रहा था, उनके टेक्निक्स देख के पागल हो रहा था।
तो ये सारी चीजें जब सीखा, फिर मैंने आया वापस कि मेरे पास बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं चाहता तो मुंबई जा सकता था। उस समय इतना एडवांस मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं थे, तो मेरे पास स्कोप था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने कहा कि मैं कुछ स्टूडेंट बना सकूं या इस दिशा में कुछ और लोगों को जागरूक कर सकता हूं, या थिएटर में इसको कैसे इस्तेमाल करना है, अगर मैं कर सकूं तो मेरे लिए एक नया होगा। फिर मैंने इसको ज्यादा फोकस किया और थिएटर के लिए इस एडवांस मेकअप का कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसको कितना कम पैसे में उसको कैसे उसका यूज किया जा सके। तो मैंने कई सारे नाटकों में उसका यूज किया और मैं सफल भी रहा। तो फिर मैंने इसी के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, मेकअप कैसे थिएटर में इस्तेमाल होगा, एडवांस मेकअप का कैसे इस्तेमाल होना है। और वो बार बार वहां पे मैं सुनता था एक चीज कि ये जैसे एडवांस मेकअप जो है वहां से आया है। मेरे मन में ये भी सवाल रहा कि सही में क्या एडवांस मेकअप वहां से आया है, बाहर से? मुझे वहां पे ये बताया गया, वो कितना दूर सच है, कितना दूर मतलब सही है गलत है मुझे पता नहीं। ये कि ये वर्ल्ड वार के दौरान ये जो है वो जो ये एडवांस मेकअप का मतलब एंट्री हुआ, और लोगों के जो सोल्जर्स के हाथ पैर कट जाते थे, उनको फॉल्स हैंड वगैरह ब्लेड वगैरह लगाते थे, तो वहाँ से शुरू हुआ और धीरे धीरे वो फिल्म इंडस्ट्री में गया, और फिर उस वो अपना एक अलग मतलब अलग इंडस्ट्री जैसे चलता गया वो, और एक आर्ट अलग सा गया। तो मेरे मन में ये सवाल था कि हमारे इंडिया में ये है नहीं। जब हम रामायण की बात करते हैं, हम हनुमान बनाते थे, भले ही हम लोग के पास रिसर्च और रिसोर्स की कमी है, क्योंकि जब वो रामायण का बंदा जो हनुमान बनता था, आटा को गूंद के उसमें ग्लू लगा के और उसमें वो डायमेंशन देता था फेस में, वो क्या 3D नहीं है? बिल्कुल है। अब हम कथकली मेकअप की तरफ जाते हैं, वो जो फेस में चुट्टी लगाते हैं और यहाँ पे वो सब डायमेंशन क्रिएट करते हैं, नोज लगाते हैं, ईयर लगाते हैं, कलर के मोटे मोटे लेयर देते हैं, ये भी तो 3 डायमेंशनल है। तो इसका मतलब हमारे पास सदियों से है। तो इन चीजें जब ये सारी चीजों का मेरे मन में नए नए सवाल आते रहे, और मैं इन चीजों के प्रति था, मैं फिर और अच्छे से और चीजों को अभी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नई पीढ़ी को मैं कुछ थिएटर के लिए इसका मतलब मैं दे पाऊँ। नहीं, एक चीज ये है कि आपने एक्टिंग भी की, आपने डायरेक्शन भी किया, तो एक्टिंग और डायरेक्शन किस हिसाब से आपके स्टेज क्राफ्ट को और अच्छा बनाते हैं, कैसे मदद करते हैं, क्योंकि आप खुद एक्टर रहे हैं, तो उनका क्या योगदान रहा आपके उस फॉर्म में? बहुत अच्छा सवाल है। जब मैं एक्टिंग करता था तो मैं जो भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता था या जो मैं मेकअप करता था, मैं उसको एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचता था कि ये कैसा होना चाहिए। अब जब मैं मेकअप और प्रॉपर्टी बनाता हूँ, तब मैं डायरेक्टर का भी सुनता हूँ, डायरेक्टर चाहते क्या है। मेरा अपना आर्ट जो है वो उसको भी मैं रखता हूँ, डायरेक्टर के जो सोच है उसको रखता हूँ, मेरा आर्ट रखता हूँ, और एक चीज रखता हूँ कि एक्टर इसको कितना कंफर्टेबली मतलब फेस में मेकअप कर सकता है और इसको कैसे प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। तो मैं एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोच के जब बनाता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद जो मेरा जो आर्ट है, जो आज तक मुझे लोगों के तक पहुंचाया है, और लोगों ने मुझे इसी खास मतलब आर्ट के पॉइंट ऑफ एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्ट को जो मैंने उसको एक नया मतलब रूप दिया है, इसी के लिए शायद मुझे लोग आज पहचानते हैं। नहीं, इसी में एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अच्छा बोलिए बनाते हैं और बना के आपने एक्टर को दे दिया, डायरेक्टर बैठा हुआ है जी, तो एक्टर वैसे यूज ही नहीं कर रहा है,
तो क्या आप उसको ये भी बताते हैं कि इसको ऐसे यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर होते हैं जो हाँ, ये मुझे ये बहुत दुख होता है जब एक्टर उन प्रॉपर्टी का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है, कुछ ऐसे भी एक्टर बोलते हैं यार वो स्टेज बहुत हैवी था, वो हमें एक्टर को खा गया, या वो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हैवी था, वो एक्टर को डिस्टर्ब कर रहा था। एक्चुअली वो सेट हैवी नहीं था, या मतलब एक्टर को खाने, एक्टर खुद अपने आप को खा जा रहा था। एक्चुअली क्या है, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर राजा महाराजाओं के समय में अगर उनके पैलेस में जाएं, वो बहुत ज्यादा डेकोरेटिव होता था, उनके सिंहासन भी बहुत ज्यादा डेकोरेटिव होता था, उनके कपड़े भी बहुत ज्यादा चमकदार होते थे, और वहां पे भी लोगों के दरबार लगते थे, लोग आते थे, उनसे विचार होता था, जो भी उनके पब्लिक अपना न्याय के लिए आते थे, वो भी सब होते थे। लेकिन उन राजाओं को भी सिखाया जाता था आपको कैसे ऑडियंस के आगे प्रेजेंट होना है, आपको कॉस्ट्यूम कैसे हैंडल करना है, आप अगर उस दरबार में जाओगे आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करोगे, क्योंकि वही उनकी पहचान। उस समय तो वो राजा तो कहीं मतलब राजा से फोकस तो नहीं हटता था, तो यहाँ कैसे स्टेज में आपका फोकस हट जाता है। कारण ये है कि हम जब अभिनय करते हैं मंच पे, हम डायलॉग के पीछे पड़े रहते हैं, या को एक्टर ने क्या बोल दिया हम उसके सुन के उसका जवाब दे देंगे। हम ये भूल जाते हैं हम कहाँ पे खड़े हैं, हमने क्या पहना है, हमारे पास क्या है, हम कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये सोचे हम, अगर साधारण देखे तो हम अपनी जब घर में होते हैं, हम बात करते हुए कभी दीवार को देख रहे हैं, कहीं इधर देख रहे हैं, तो उसमें आपके माहौल जो एटमॉस्फेयर जो है वो आपके स्टेशन से पता चल जाए आप कहाँ हो। अगर यही चीज मैं मंच पे करूं कि एक अभिनेता एक बार परफॉर्मेंस करते समय, अगर मैं मैकबेथ कर रहा हूं या किंग लियर कर रहा हूं, मैंने एक बार अपने पैलेस की तरफ देख लिया, मैं अब मेरे तरफ से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, तो वो जो मृत्यु जैसा पड़ा होता है तो उसमें जीवन आ जाता है। तो जब एक्टर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो शेर का प्रॉब्लम नहीं, वो एक्टर का प्रॉब्लम है। और वैसे ही देखा जाए, अगर आपके कमर में तलवार है, अगर तलवार तब तक लटका हुआ है जब तक आपको मतलब जो वैसा ही प्रॉपर्टी मतलब ऐसे मुर्दा प्राय होता है, जैसे आप उसको बात करते करते हाथ रख लेते हो, फिर उस तलवार की अहमियत पता चलता है। तो इसी तरह का हमें एक्टर के नाते पता होना चाहिए कि कब कैसा इस्तेमाल करना है। कोई चीज हमें नहीं खाएगा, हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। और दूसरी बात है कि प्रॉपर्टी का कैसे हैंडल करना है और उसको कैसे मतलब क्योंकि जब आप अपने सफेद कपड़े पहने हो या आपने अपने जी जान से बाइक खरीदा है, मेहनत करके बाइक खरीदा है और उसमें तो आपको बहुत बुरा लगता है, भाग लग जाए बुरा लगता है। लेकिन जब हम जाते हैं हम नहीं सोचते, हमें क्या होता है कि ये तो वो बना जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हमें गंदा होता है तो हमें क्या दिक्कत है। प्रॉपर्टी डिजाइनर जो प्रॉपर्टी बना नहीं, जब तक हम इसको अपना नहीं मानेंगे, जब तक हम उसका पूजा नहीं करेंगे तब तक वो अपना नहीं होगा। और एक्टर के नाते हर मतलब जो आप निभा रहे हो, जो आपके साथ है अगर आप अपना नहीं माने तो फिर आप उस एक्टर जो कैरेक्टर के साथ आप जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमें हर अभिनेता जितने सारे चीजें हैं, विधा हैं, वो सबको जानना चाहिए। ना खाली एक्टिंग सीखना है और ना ही डायरेक्शन करना है। उसको पूरे साल मतलब 3 साल हो या 4 साल हो, हर जगह या पूरे लाइफ इनको
हर सब्जेक्ट में इनको काम करना चाहिए। जैसे भी वो अपनी प्रॉपर्टी बन रहा है तो उसका अहमियत उनको पता चलेगा। और एक चीज बताता हूँ, जैसे मेकअप के बारे में मैं बताता हूँ। एक्टर जो है वो जब मंच पे आता है वो अपना चरित्र को छोड़ता है और एक दूसरा चरित्र को ओढ़ता है अपने ऊपर, फिर वो परफॉर्मेंस करता है, उस चरित्र को जीता है। और उस चरित्र को जीने के लिए वो कितने मेहनत किए होते हैं, वो कैसे चलेगा, उसके ऊपर कितने सारे रिसर्च किया होता है कि वो कैसे बैठेगा, उसका हाव कैसे होगा, उसका बात कैसे होगा, वो कौन से कंट्री का है, वो कौन से पीरियड का है, उसका कलर टोन क्या है। हाँ, मतलब हर तरह से हम रिसर्च करते हैं उसको लेके। अगर एक एक्टर इतनी सारी चीजों के बारे में सोचता है, उतना मेकअप आर्टिस्ट नहीं सोचेगा। मेकअप आर्टिस्ट जो है ऊपरी लेवल पे आएगा, आप इतना डेप्थ में नहीं जाएगा। आप बोल दोगे मूछ लगा दे, ठीक है, 2 दिन पहले बुलाते हैं, आओ मूछ लगा दो, तो वो तो वही करेगा। लेकिन एक एक्टर को अपने ऊपर मेकअप इसलिए करना चाहिए कि आपने अपने चरित्र को किया है। आप उसको जब आप उस चरित्र को रेखांकित अपना मतलब प्रेस में रेखाचित्र करेंगे, आप उस चरित्र का एक इल्यूजन क्रिएट करते हो और धीरे धीरे उस चरित्र में उसके डेप्थ में चले जाते हो। ये चीज यहाँ अभी नहीं है, ये हमारे फोक फॉर्म में, जैसे हम वही कथकली की बात करूं या जितने सारे फोक फॉर्म थे, वो खुद अपना मेकअप करते हैं। आप जात्रा में जाइए, वो लोग भी अपना मेकअप करते हैं। नाट्य शास्त्र में भी इसकी वर्णन है। यहाँ तक कि रेपर्टरी की जो एमएसडी रेपर्टरी है, हाँ, उसमें भी अपना मेकअप खुद ही करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये इसका फायदा उनको मिलता है क्योंकि वो अपना चरित्र, उनको पता है मेरा चरित्र क्या है, मुझे कैसे जीना है। एक आउटसाइडर कैसे उसको इतना डेप्थ में जा सकता है। तो इसीलिए मेरा हमेशा से कहना है कि एक्टर को खुद अपना मेकअप करना चाहिए और प्रॉपर्टी भी वैसा ही, एक्टर को उस प्रॉपर्टी और उसको अगर हो सके तो गाना भी आना चाहिए, उसमें भी उसको उतना पारंग मतलब हासिल करना चाहिए। तब जाके हम एक संपूर्ण एक्टर बन पाएंगे, संपूर्ण डायरेक्टर बन पाएंगे, संपूर्ण डिजाइनर बन पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये अलग अलग विधा में हम टुकड़े टुकड़े में बांट के इसको थिएटर कर पाएंगे। और मैं आता हूँ, यही होता है अभी भी जो थिएटर करते हैं, जो यंग जनरेशन थिएटर करते हैं, लाइट डिजाइन आया, लाइट डिजाइन करके चल लिया, कॉस्ट्यूम डिजाइन आना, कॉस्ट्यूम किया, चला, प्रॉपर्टी आया, प्रॉपर्टी बनाया, चल रहा। लेकिन डायरेक्टर भी कोशिश करते हैं कुछ मिलाने के लिए, लेकिन कहाँ तक सक्सेस हुए हैं आप खुद ऐसे रंग कर्मी है। आप देखिए कि एक साथ बैठ के कभी कॉस्ट्यूम डिजाइनर, लाइट डिजाइनर, प्रॉपर्टी डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, डायरेक्टर बैठ के एक जैसा सोचे हैं, तभी हम अलग अलग देखते हैं कि हाँ ठीक है, इसका कॉस्ट्यूम में कोई कलर है, आपकी लाइट में कोई कलर है, मेरे प्रॉपर्टी में कोई कलर है। तो ये इस तरह का होता है। आप ऑनलाइन है तो आप उनको भी पूछिए, ये मेरे बारे में ज्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं जब कोई प्रॉपर्टी बनाता हूँ मैं जाके पूछता हूँ, दादा इससे कौन सा लाइट होगा, क्या क्या लाइट इस्तेमाल कर रहे हो। कॉस्ट्यूम डिजाइनर के पास दौड़ के जाता हूँ, भाई आप उसमें कौन सा कलर का कॉस्ट्यूम दिए हो, मेरा प्रॉपर्टी का कलर क्या होना चाहिए। जब मैं सारे चीजों का, मैंने तो यहाँ तक कि सैंपल मंगाता हूँ कि आप मुझे कलर दो, या आपका फेस का कलर क्या होगा वो भी दो, अब जाके मैं अपना प्रॉपर्टी और मेकअप का कलर चुनता हूँ। ना कि मैं कुछ ये उसने अलग कर दिया मैं अलग कर दिया, वो तो फिर वही हुआ कि मतलब अलग अलग सब कोई अलग दिखेगा तो एक कहाँ हुआ। आप फिर बिल्कुल बिल्कुल वो ज्वाइन कैसे करेगा, वो तो अलग ही दिखेगा, पूरा नाटक ही अलग अलग दिखाई पड़ेगा
नाटक का एक शो प्रदान करना है तो सबको कंबाइन करना ही पड़ेगा। एक सवाल अब आपसे बात करते करते मेरे जहन में आ रहा था, आपने स्टेज क्राफ्ट किया, फिर एक्टिंग की, फिर आपने डायरेक्शन किया, तो क्या फिर स्टेज क्राफ्ट के आप टीचर बन गए? अभी आप एनएसडी में स्टेज क्राफ्ट के टीचर हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं भाषा की वजह से आपने एक्टिंग और डायरेक्शन छोड़ के फिर स्टेज क्राफ्ट में आ गए? तो स्टेज क्राफ्ट की भाषा की नहीं होती। नहीं मैं भाषा को लेकर इतना अभी क्या है कि हाँ मैं अभी फिलहाल भाषा से इतना मतलब ज्यादा जुड़ाव नहीं रहा है। हम जो भी बातचीत करते हैं ये मतलब बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था शायद मैंने उससे ज्यादा और अपने आप को सुधार लिया था। नहीं, क्योंकि आप एक्टर भी बहुत अच्छे रहे, आपके बहुत सारे अच्छे प्लेस हैं रेperटरी में, जैसे तारतूफ में बहुत अच्छा सा काम किया था, है ना? जी हमने खुद देखा हुआ है। तो आपने मतलब स्टेज क्राफ्ट, फिर एक्टिंग, फिर डायरेक्शन, फिर स्टेज क्राफ्ट, तो ये बीच में छोड़ना पकड़ना ऐसा क्यों चलता रहा? कि मैं इसमें क्या है कि मुझे नहीं बोला कि हर चीज मतलब मुझे अलग नहीं करना, इनको किसी को अलग नहीं करना। मुझे लगता है इसमें ये कमी है और मैं ये कर सकता, तो फिर मैं उसमें कूद जाता हूँ। मैं अभी तक कोई चीज को नहीं छोड़ा हूँ, ना इसमें से किसी चीज को छोड़ूंगा। मैं सारे चीजों को इकट्ठे लेके चलूंगा। मेरे लिए एक फॉर्म है, ना कि ये अलग कोई फॉर्म है। मतलब चीजों से जुड़ना आसान हो जाता है जब हर चीज आप थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, तो उससे जुड़ना बड़ा आसान हो जाता है। जी जी जी। तो हमारे यहाँ जितना एक्टिंग को महत्व दिया जाता है, जितना डायरेक्शन को महत्व दिया जाता है, उतना स्टेज क्राफ्ट को क्यों नहीं मिल पाया आज तक? स्टेज क्राफ्ट जो आप बात बोल रहे थे वो बिल्कुल सही सी बात है कि स्टेज क्राफ्ट वाले को कहा जाता है जैसे मेकअप कर रहे हैं, हाँ इधर आओ मेरा मुंह सही कर दो। तो वो स्थितियां क्यों हैं? तो वो कितने सालों से थिएटर हो रहा है, इतने सालों से मतलब फिल्में हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और हर आर्ट फॉर्म में स्टेज क्राफ्ट की जरूरत होती है, फिर ऐसी स्थिति क्यों है? और एक चीज और अच्छी बात है स्टेज क्राफ्ट में या बैक स्टेज में कि आप पैसे बहुत जल्दी अर्न करने लगते हैं, जो और किसी फॉर्म में मुश्किल है। उसके बाद मुश्किल है, स्थितियां उतनी अच्छी क्यों नहीं? मुझे लगता है कि शायद जो एनर्जी तो एक सब्जेक्ट के तौर पे इनको पढ़ा रहा है, लेकिन हमें पूरे भारतवर्ष में इन हर सब्जेक्ट को लेकर जब जहाँ जहाँ थिएटर है, वो हमें इसको अलग ना करके कंटिन्यूस बच्चों के सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम जैसे सेकेंड जब एनर्जी में जैसा कोर्स है, हम सेकेंड ईयर में चले जाते हैं तो हमें सब्जेक्ट आता है एक्टिंग या डायरेक्शन या डिजाइन, लेकिन उसके अंदर जो अदर सब्जेक्ट है जिसको मतलब अगर मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ, कॉस्ट्यूम के प्रति इंटरेस्ट है, अगर मैं इन सारे चीजों को एक साथ लेते हुए जाऊं, सीखता रहूं, तो शायद मैं इन फ्यूचर में इसको भी अपना प्रोफेशन बना सकता। जब हम चीजों को फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट में बांध दिए और सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, और इन सब्जेक्ट में उतना ही महत्व देने से हम इन अभी देखा जाए तो मेकअप को लेकर मैं बात करूं, यहाँ बाहर कुछ इंडस्ट्री है जैसे या कई सारे इंस्टीट्यूट है जैसे एकेडमिक है और भी बहुत, ये लोग और मेकअप के थ्रू ये लोग बहुत पैसा इनकम करते हैं, और एडवांस मेकअप में तो करोड़ों की कमाई है। लेकिन वही है कि यहाँ पे सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट की कमी है, और जो थिएटर कंपनियां हैं जो भी, वो लोग इसके ऊपर जाना, उनके नाटक से मतलब है, प्रोडक्शन से मतलब है, हाँ। लेकिन ये थोड़ा सा अगर इन सब्जेक्ट पर ध्यान दिया जाए तो शायद इन फ्यूचर इससे वो कमा भी सकते हैं और इससे ज्यादा इससे वो पैसा अर्न कर सकते हैं। मतलब जैसे हम एक्टर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं जी, कि स्टेज क्राफ्ट भी जैसे एक्टिंग उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे नहीं, जैसे एक्टिंग एक विषय है, डायरेक्शन एक विषय है, उसी तरह से स्टेज क्राफ्ट में जो अलग अलग पार्ट्स हैं, लाइटिंग, सेट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, वो भी एक विषय की तरह होना चाहिए।
उसका भी एक लॉन्ग टर्म में कोर्स होना चाहिए, ये नहीं कि 4 दिन की क्लास और वो विषय हाँ एक साल में खत्म हो जाता है, वो विषय की तरह होना चाहिए और सारे सब्जेक्ट को, और उनके सारे प्रोडक्शन के साथ रखा जाए, और एक्टर को ही सब करना है। भले उनको गाइडेंस के लिए लाइट डिजाइनर चाहिए दिया जाएगा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर चाहिए दिया जाएगा, हर एक एक्टर को ये सारी चीजों में जुड़ना है, एक्टर हो या डिजाइनर हो, डायरेक्टर, सब जाके, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, मैं भी दूसरों का ना हो, नहीं एज अ कोर्स में तो सबको करना ही चाहिए, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे कि अरुण जी मुझे स्टेज क्राफ्ट में ही काम करना है, तो उसके लिए भी कोई, जैसे आपने स्टेज क्राफ्ट अलग से पढ़ा, मतलब एमए किया स्टेज क्राफ्ट, तो वैसा हो तो आदमी एक विषय में बहुत आगे बढ़ सकता है, उसमें महारत हासिल कर सकता है। जैसे अगर लाइट की बात करें, कॉस्ट्यूम की बात करें, सेट की बात करें, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भी जाकर सीख पाए। हाँ, तो इसके लिए थिएटर में हमें जगह बनाना पड़ेगा। हाँ, वही क्वेश्चन। हाँ, वही जगह बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके हमने इसको हटाया है, इग्नोर किया है, ये पहले से इग्नोर नहीं हुआ है, ये हमारे जनरेशन ने इसको दूर किया है। इसको दोबारा, ये जो कोविड आया है, मुझे लगता है इसने हमें सोचने को मौका दिया है, कैसे इन चीजों को दोबारा जोड़े और नए तरह से थिएटर करें। हाँ, मतलब बात करने का तो मौका दिया है, बिल्कुल सोचने का मौका बिल्कुल दिया है कि मतलब, तो आपको क्या लगता है कि कोविड के बाद जब थिएटर शुरू होगा, क्योंकि अभी तो थिएटर मतलब आ गया है मोबाइल पे, आ गया है कैमरे में, तो उसमें सेट और क्राफ्ट का कैसे योगदान होगा? कोई चीज की मतलब मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या इसका अहमियत खत्म हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हमें वो थिएटर के लिए तो चाहिए इन चीजों की आवश्यकता, तो प्रॉपर्टी तो चाहिए, मेकअप तो चाहिए ही चाहिए, कॉस्ट्यूम तो चाहिए ही चाहिए। आप कहीं पे भी जाइए, कोई भी मीडियम को अपनाइए, तो टेक्निकल चीजें कभी आपसे नहीं हटने वाले हैं, भले वो एक्टिंग में अंतर हो सकता है, लेकिन टेक्निकल चीजें आपको हर जगह सपोर्ट करेगा। नेचुरल सी बात है कि मतलब कैमरा चलाएंगे तो लाइट चाहिए तो मेकअप चाहिए तो कॉस्ट्यूम चाहिए, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि मतलब सब चीजें ज्वाइंट है। तो आपने कभी दोबारा कोशिश नहीं की कि मतलब आप यात्रा में जाएं, यात्रा से जुड़े? आप यहाँ यात्रा बड़ा फेमस सा फॉर्म है आपके वहाँ। बिल्कुल, और वहाँ पे पैसे भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, जैसे हम जैसे कमर्शियल थिएटर में हम लोग का इतना, हम दिल्ली में जैसे बहुत पुअर है, हम यहाँ पे अर्न नहीं कर पाते हैं, हम थिएटर करने में लिए काम करते हैं। लेकिन आप देखिए, यात्रा में आसाम जाइए, आप उड़ीसा जाइए, वहाँ से यात्रा आर्टिस्ट के कमाई इतने हैं, मतलब करोड़ों की कमाई है उनके पास, हर साल करोड़ों कमाते हैं, इनको हर तरह की फैसिलिटी मिलते हैं। और मुझे भी एक समय जब मैं वहाँ परफॉर्मेंस करता था, मुझे मौका मिला था यात्रा में, लेकिन मुझे थोड़ा सा इनका जो नाइट का जो ये है, जैसे रात भर जागना, दिन में परफॉर्मेंस करना, ये थोड़ा सा मेरे पर्सनली मुझे थोड़ा सा मुझसे नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने उसको मतलब 1-2 दिन या 10 दिन नहीं हो सकता, और उनको पूरी लाइफ उसमें जीना होता है, तो उसको मैं थोड़ा सा अपना नहीं पाया इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है, मैं करना चाहूँगा, इन फ्यूचर मौका मिले तो मैं करूँगा। मैं भी उसका स्टाइल चेंज करूँ या टाइम ड्यूरेशन। कई सारे स्टेज क्राफ्ट से परिपक्वता, हेलो, आपके लिए क्वेश्चन है कि अरुण जी, अगर कोई सारे स्टेज क्राफ्ट से परिपक्व है तो एक्टिंग बहुत आसान है, क्योंकि आम जिंदगी में हम लोग एक्टिंग ही कर रहे हैं। जी, देखिए,
अगर मैं जब बोलता हूँ थिएटर में हम कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं या कोई कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तो मेरा तो या मैं जब क्राफ्ट खाता हूँ तो मैं हमेशा से मतलब स्टूडेंट को यही कहा हूँ, आप उसको थिएटर के लिए ही क्यों सोच रहे हो? आप क्यों अपने जीवन के साथ इसको नहीं जोड़ रहे हो? अगर आपको 10 मटेरियल की पहचान है, अगर आपको ये पीओपी का मटेरियल है, ये वुड का है, ये मेटल का है, ये फाइबर का है, आपको पता है, जब आप अपने घर के लिए कोई सामान परचेज करने जाओगे, वहां तो धोखा नहीं खाओगे आप। आपको पता है कौन सा चीज को मैं खरीद रहा हूँ और मेरे लिए कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। अगर कोई कपड़ा खरीद रहा हूँ, मुझे उसका टेक्सचर पता है, उसका क्वालिटी क्या है मुझे पता है। पहले हम अपने जीवन में उसको अपनाएं, उसके बाद हम थिएटर में उसको ये करते हैं ना, तब मुझे लगता है ज्यादा हम इन चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। हम ये सोचते हैं कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं हम थिएटर के लिए कर रहे हैं। वही सुजयदा का वही कहना है, श्री घोषाल जी का, कि अगर आप स्टेज से आपको जानते हैं तो एक्टिंग और आसान हो जाती है, या डायरेक्शन और आसान हो जाता है। बिल्कुल, बहुत आसान हो जाती है। सही बात है। क्योंकि आपको अपने शर्ट की कैसे पहनना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, वो समझ में आता है। अगर आप साधारण कोई एक आर्टिस्ट को, क्राफ्ट आर्टिस्ट को दे दो एक मास्क बनाने के लिए, वो आएगा मास्क बनाएगा, दे देगा। अगर मैं एक्टर के नाते एक मास्क बनाता हूँ, मैं पहले सोचूंगा कि इसको पहनेगा तो कितना कंफर्टेबल है पैंट, उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं है, कितने समय परफॉर्मेंस करेगा, उसको पसीना तो नहीं आएगा, और उस एक्टर का क्या एक्सप्रेशन होगा वहां पे। कहीं आधा मास्क में उसका एक्सप्रेशन ठीक तो नहीं रहा है, या मैं मास्क के थ्रू उसको एक्सप्रेशन और दे पाऊं। तो इससे बहुत सारे चीजें मैं एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोच के मैं उस मास्क में डालता हूं, जो एक्टर को और ज्यादा हेल्प करता है, ना कि मतलब उसको कैरेक्टर में उसको ज्यादा उससे दूर करता है। स्टेज क्राफ्ट में मेकिंग तो महत्वपूर्ण ही है। आपको क्या लगता है पढ़ाई कितनी जरूरी है, पढ़ना कितना जरूरी स्टेज क्राफ्ट के लिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आपको लाइन मतलब पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, आपको लाइन खींचना भी आना चाहिए, आपको कलर की जानकारी होना चाहिए, आपको टेक्सचर की जानकारी होना चाहिए। तो आप एक नाटक जैसे ना ये सारी चीजें तो आप देख के सीखेंगे, तो पढ़ेंगे क्या? पढ़ाई कैसे पढ़ने के लिए है ना, पढ़ने के लिए यही बोल रहा हूँ कि आप तो जैसे मैं अगर नाटक बना रहा हूँ, अब ये नहीं कि मैंने अगर मैं नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ूंगा मैं, और उस मैं मेरे अपने क्राफ्ट को अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा कि मुझे लगा कि हाँ पीओपी बनाना है, पीओपी से बना दूंगा। और मैं पहले अगर मैकबेथ बनाता हूँ तो मैं सोचूंगा कि मैकबेथ का स्टेज मतलब वो मैकबेथ अपने आप में वो कैसा टेक्सचर है, मतलब वो प्ले कैसा है, वो हार्ड है, वो मतलब स्मूथ है, सॉफ्ट है, उस प्ले में क्या दिक्कत सॉफ्टनेस है। जैसा मैं अगर ट्रेडिशनल कोई प्ले बात करूंगा उसमें सॉफ्टनेस की बात आती है, अगर मैकबेथ की बात करता हूँ तो उसमें थोड़ा सा पाषाण जैसा फील आता है, स्ट्रॉन्ग। तो मैं उसी हिसाब से सोचूंगा कि मैं अपने प्रॉपर्टी के ऊपर क्या दूं, क्या वो प्रॉपर्टी उस एक्टर को इतना हेल्प करेगा, उस कैरेक्टर को इतना हेल्प करेगा, उसके मतलब वो प्रॉपर्टी जो है मैकबेथ स्टोरी को प्रॉपर्टी अपने तरह से एक उसकी कहानी बना के ले सकता है क्या? जैसे एक्टर एक अपनी कहानी बना के लेके जाता है फिल्म के साथ, तो एक प्रॉपर्टी ले सकता है, कॉस्ट्यूम भी ले सकता है, लाइट भी ले सकता है। तो अगर आप इन चीजों की पढ़ाई नहीं करोगे, लाइन कैसा खींचना है, उसको टोन कैसा देना है, इन सारी चीजों की पढ़ाई होती है। तो अगर नहीं होगा तो हम इन चीजों को अच्छे से कोई स्कल्पचर बनाना है तो स्कल्पचर का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो हो गई कि हम कोई कैरेक्टर को जानते हैं, तब तो हमने उसके बारे में पढ़ लिया। जब हम कोई काल्पनिक चीज की कल्पना करते हैं, जब काल्पनिक चीज हम कोई चीज बनाते हैं, तो काल्पनिक चीज के बारे में हम कैसे पढ़ें, कैसे जाने, कैसे समझें? ये काल्पनिक चीज बनाने में सबसे ज्यादा आपके पास होता है, ज्यादा फैसिलिटी, मतलब आपके पास फ्रीडम होती है जी। आर्टिस्ट जब हम कोई चीज में, जैसे प्ले उठा, अगर मैं कृष्ण की बात करता हूँ, अगर मैं कृष्ण को कहीं खड़ा कर देता हूँ, अगर ब्लू कलर नहीं लगाया हूँ, मोर का पंख नहीं लगाया हूँ, तो उनको कोई कृष्ण नहीं मानेगा, क्योंकि वो एक ट्रेडिशन के साथ बंध गया, और हम चेंज करेंगे तो लोग उसको ग्रहण भी नहीं करेंगे। और वैसे ही कुछ नाटक में ऐसा है कि आप चेंज करोगे तो कुछ और कहानी के साथ जाएगा नहीं। लेकिन जहाँ पे आपके पास फ्रीडम होता है, आपके पास एक सोच होता है, आप अपने तरह से कर सकते हो, नया कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो, नया आर्ट आप क्रिएट कर सकते हो, और वो आपको ज्यादा सोचने में और बनाने में, आपको एक्सपेरिमेंट करने में मदद करता है। अब आर्ट करने में मजा भी आता है। बिल्कुल, मतलब बैक स्टेज काम करने में वाकई बहुत मजा होता है, बहुत मजा आता है। लोग हमेशा एक्टिंग के पीछे और डायरेक्शन के पीछे भागते हैं, लेकिन स्टेज क्राफ्ट और बैक स्टेज में जो मजा होता है, जब करते हैं तब उसका मजा पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही से। सच में आज आपसे बात करते हुए बहुत मजा आ रहा है कि हम दूसरी तरह से भी सोच रहे हैं स्टेज क्राफ्ट को, कि कैसे और उसके पॉइंट्स हो सकते हैं। अच्छा, चलते चलते बहुत टाइम भी हो रहा है कि अगर नए लोग स्टेज क्राफ्ट से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़े, किस तरह से उन्हें सोचना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए? जैसे एक्टिंग के लिए कहा जाता है ना कि ये करो वो करो, तो स्टेज क्राफ्ट से कोई जुड़ना चाहे नया बच्चा, तो कैसे शुरुआत करें? शुरुआत के लिए मैं पहले उनको बोलूंगा कि पहले स्केचिंग, या आप कोई भी काम में जाइए, आपको जितना भी हमारे सब में स्केच पहला है, क्योंकि आप कॉस्ट्यूम बनाओगे स्केच चाहिए, स्केच बनाओगे, मेकअप करोगे आपको लाइन खींचना है, ड्रॉ करोगे तो क्राफ्ट करोगे आपको ड्राइंग बनाना है, क्योंकि आपको स्ट्रीट वर्क के डिजाइन करना है, तो पहले आपको स्केच करना चाहिए। फिर धीरे धीरे मतलब आप को या और चीजों के साथ प्रैक्टिस करना, और भी कोई प्रोफेशनल जो है आर्टिस्ट, उनके साथ जुड़ते हुए उनसे और भी चीजों को आपके थिएटर के माध्यम से, मतलब वो तो स्कल्पचरिस्ट होते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, उनको आपके थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, तो आपको अपने थिएटर पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए उनसे उन चीजों को लेके, या आप कोई थिएटर आर्टिस्ट के, जैसे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे डिजाइनर्स हैं, सत्यव्रत राव सर है, और बहुत सारे लोग हैं, बंशीकल जी हैं, तो और इन लोगों के साथ जुड़ के भी इनसे नए नए आइडियाज दिया था। रविंद्र सर भी हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, और इंडिया में बहुत लोग हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े महारथियां हैं। आजकल लोगों के पास गूगल है, गूगल में जाके कम से कम पेंटिंग तो देखें तो कम से कम। बिल्कुल, तो इस समय मतलब टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। जी, तो सच में आज आप आए और आपने बहुत सारी चीजें बताई स्टेज क्राफ्ट के बारे में। बहुतों को स्टेज क्राफ्ट में कंफ्यूजन होता है कि ये क्या विषय है, इसमें क्या क्या चीजें मिल के स्टेज क्राफ्ट बनता है, क्योंकि स्टेज क्राफ्ट अपने आप में पूरा थिएटर जैसा है, थिएटर को समाहित कर लेता है, तो उसमें कॉस्ट्यूम भी है, लाइट भी है, सेट भी है, प्रॉपर्टी भी है, सारे बैक स्टेज की चीजें हैं। उसका एक बहुत बृहद सा रूप है, मतलब आप खुद अपने आप में बृहद से रूप हैं। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी थैंक यू है ना, थैंक यू आपको।
क्योंकि आपने ये मौका दिया और अपनी शेयर करने के लिए, लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करने के लिए मौका दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरुण जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं। थैंक यू।